आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे 5 सबसे अच्छी डायरिया की दवा के बारे में। डायरिया मतलब कि ऐसी कंडीशन की जिसके अंदर आपको बार बार मल त्याग करना पड़ता है, लूज मोशन की जो हम कंडीशन कहते हैं, या फिर उसको दस्त या फिर पैचेस भी कहा जाता है। तो उसके इलाज में जो 5 सबसे अच्छी दवाइयाँ है उसके बारे में हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि जो प्रॉब्लम्स होते हैं डायरिया के अंदर, जैसे कि आपको एब्डोमिनल पेन होता है, साथों साथ लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एबनॉर्मलिटीज़ होती है, मतलब कि वहाँ पे चाहे सूजन हो जाती है या फिर किसी बैक्टीरिया के कारण इन्फेक्शन होता है, और उसके कारण जो कंडीशन प्रोड्यूस होती है उसको हम दस्त कहते हैं कि आपको बार बार जो वो मल त्याग करने के लिए जाना पड़ता है। लूज मोशन मतलब कि आपका जो स्टूल है वो काफ़ी वाटरी हो जाता है, लूज हो जाता है जिसको हम कहते हैं, और उसके कारण जो प्रॉब्लम होता है उसको वाटरी डायरिया कहा जाता है। और बाउल मूवमेंट मतलब कि आपकी जो इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट है वो बढ़ जाती है और उसके कारण आपको बार बार जो है वो टॉयलेट के लिए जाना पड़ता है। फिर कई बार म्यूकस भी आता है स्टूल के अंदर वाटर कंटेंट बढ़ जाता है, और साथ ही साथ आपको पेट दर्द और नौजिया जैसा भी फील होता है। तो उसके इलाज में जो ऐसी कंडीशन की जिसके अंदर आप जो है दिन में 3 या फिर 3 से अधिक बार जो है वो स्टूल पास करते हैं, मतलब कि आपको टॉयलेट के लिए 3 या फिर 3 से अधिक बार जो है वो जाना पड़ता है, और स्टूल की कंसिस्टेंसी हम देखें तो वो काफ़ी वाटरी हो जाता है। तो ये होने पीछे का एक मेन रीज़न ये होता है कि आपकी जो बाउल मूवमेंट है, बाउल मतलब कि आपके इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट है वो इंक्रीज़ हो जाती है, और जिसके कारण आपको ये कॉम्प्लिकेशंस होता है। फिर इन्फेक्शन के कारण जो स्टूल होता है उसकी कंसिस्टेंसी भी काफ़ी बिगड़ जाती है, कि नॉर्मली जो स्टूल होता है उसके अंदर ऑयल एंड वाटर का अच्छे से बैलेंस होता है, बट डायरिया के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर जो वाटर कंटेंट है वो काफ़ी इंक्रीज़ होता है, जिसके कारण आप देखो तो हम कहते हैं कि उसको वाटरी डायरिया कहा जाता है। काफ़ी वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स भी ये दस्त के साथ जो है वो लूज़ होते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको समझाया जो प्रॉब्लम्स डायरिया के जिसको पैचेस भी कहते हैं, दस्त, लूज मोशन, बार बार टॉयलेट के लिए जाना, स्टमक पेन होना, नोज़िया होना, तो उसके पीछे रीजंस क्या है? तो बहुत सारे रीज़न है। तो एक प्राइमरी इन्फेक्शन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, कि अगर किसी को इन्फेक्शन होता है तो ये इन्फेक्शन के कारण जो है वो लूज मोशन जो है वो आपको हो सकते हैं। जैसे कि इन्फेक्शन होने का रीज़न है कोई फूड पॉइजनिंग आपको हुआ है, तो ऐसा कॉन्टेमिनेटेड फूड खाने से या फिर ऐसा पानी पीने में आया है कि आप कई बार देखो कि ट्रैवलिंग करते हो, ट्रैवलिंग के दौरान फूड या फिर वाटर की जो क्वालिटी है वो चेंज होती है, या फिर कोई ऐसा कॉन्टेमिनेटेड आप वाटर या फिर खाना खा लेते हैं, मतलब कि जो दूषित खाना या फिर दूषित पानी से भी ये फैल सकता है। फिर स्टमक फ्लू जो हम कहते हैं कि कुछ ऐसे वायरस या फिर बैक्टीरियाज भी रिस्पॉन्सिबल बनते हैं इसके लिए। फिर कुछ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट के कारण फिर IBS के अंदर एक ये सिम्टम बनता है कि अगर आप इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के पेशेंट हैं तो भी आपको बार बार डायरिया हो सकते हैं। फिर किसी को मिल्क का इंटॉलरेंस है, सोया प्रोटीन का इंटॉलरेंस है, मतलब कि आप मिल्क डाइजेस्ट नहीं करते अच्छे से, तो भी अगर आप मिल्क या फिर मिल्क कंटेनिंग प्रोडक्ट्स लेते तो भी आपको तुरंत डायरिया हो जाएगा। या फिर कोई ऐसे मेडिकेशंस या फिर कोई ऐसे फूड की आपको एलर्जी है, या फिर सेलिएक डिसीज में जो है वो कॉम्प्लिकेशंस बनते हैं डायरिया। तो ट्रैवलर्स डायरिया, एंटीबायोटिक्स की साइड इफ़ेक्ट, एंजाइटी मतलब कि स्ट्रेस है, चिंता है, फूड एलर्जी, फिर एपेंडिसाइटिस की कंडीशन, रेडिएशन एंटेराइटिस, इंटेस्टाइनल लाइकेमिया, तो सभी के अंदर एक डायरिया जो है वो आपके लिए सिम्टम बनता है। तो ये है बहुत सारे अलग अलग रीजंस की जिससे आपको दस्त हो सकता है। तो बच्चों में भी इसके काफ़ी सारे रीजंस है कि कोई मेडिकेशंस के कारण, कोई बीमारी के कारण, अगर स्टार्टिंग में आप उनको सॉलिड फूड देना चालू कर देंगे, स्टार्टिंग में वो मिल्क लेता है और फिर धीरे धीरे कोई सॉलिड फूड खाना स्टार्ट कर दे तो भी उनको डायरिया जैसा होता है। या फिर कई बार ट्रैवलिंग करो, एरिया चेंज हो तो भी हो सकता है। तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि रोटा वायरस है, फिर एडिनो वायरस है, उसके कारण भी ये हो सकता है। फिर एंटामोeba हिस्टोलिटिका के कारण भी हो सकता है, जियार्डिया है, एंड साइक्लोस्पोरा। तो ये अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी रिस्पॉन्सिबल बनती है डायरिया के लिए, जैसे ई कोलाई बैक्टीरिया, कैम्पाइलोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, सीगेला, विब्रियो कॉलेरे, साल्मोनेला। तो
जो ये सभी बैक्टीरिया खासकर जो दूषित पानी होता है, कॉन्टेमिनेटेड जो वाटर कहते हैं, या फिर जो फूड होता है उसके थ्रू आपके शरीर में जाते हैं और स्टमक के थ्रू इंटेस्टाइन तक पहुंच के वहाँ पे इन्फेक्शन कर दे। और तो इसको ट्रीट करने के लिए जो 5 सबसे बेस्ट दवाइयाँ हैं उसमें सबसे पहला बेस्ट ऑप्शन है वो है लोप्रामाइड। लोप्रामाइड के साथ कॉम्बिनेशन में आप ओफ्लॉक्सासिन एंड ऑर्निडाजोल भी ले सकते हैं, या फिर ये तो कंपलसरी लेना ही है, यहाँ पे मैं टिक मार्क कर रहा हूँ, लोप्रामाइड कंपलसरी लेनी है, बट ओफ्लॉक्सासिन या फिर ऑर्निडाजोल, ओफ्लॉक्सासिन ऑर्निडाजोल और सिप्रोमेट्रोनिडाजोल में से कोई एक, तो यही रहेगा ऑप्शन में। ये खास समझिए कि 2 और 3 में से कोई एक कॉम्बिनेशन के, समझो कि आप लोप्रामाइड के साथ कॉम्बिनेशन बनाते हैं ओफ्लॉक्सासिन एंड ऑर्निडाजोल का, तो ये एक बेस्ट कॉम्बिनेशन बनेगा दस्त को ट्रीट करने के लिए, डायरिया को ट्रीट करने के लिए। फिर इससे भी समझो कि ठीक नहीं हो रहा तो आप एक और मेडिकेशन उसमें ऐड कर सकते हैं जिसका नाम है एंटेरोक्विनोल। और अगर ऐसी कंडीशन है कि डायरिया लंबे समय तक चलते हैं और ऐसा हो रहा है कि आपके स्टमक की लाइनिंग या फिर इंटेस्टाइन की लाइनिंग्स डैमेज हो रही है, या फिर ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है कि काफ़ी लंबे समय तक डायरिया चल रहा है, तो उस वक्त एक और मेडिकेशन ऐड की जाती है, दैट इज़ सल्फासेलेजिन। और ये सभी मेडिकेशंस के साथ कंपलसरी रहेगा एक दूसरा ऑप्शन, दैट इज़ ORS, कि आपको ORS जो है वो कंपलसरी लेना है ये सभी मेडिकेशंस के साथ। तो समझिए डिटेल में लोप्रामाइड के बारे में। तो लोप्रामाइड जो है वो एंटी डायरियल ड्रग कही जाती है और ये आपके लिए फर्स्ट चॉइस रहती है डायरिया के दौरान। अगर आपको डायरिया हुए तो ये मेडिकेशन आपको कंपलसरी फर्स्ट चॉइस के तौर पे लेनी है, बिकॉज ये क्या करता है, एंटी मोटिलिटी ड्रग है। मतलब कि आप समझो कि डायरिया के अंदर जो प्रॉब्लम है वो है बाउल मूवमेंट जो है वो इंक्रीज होना, कि आपकी बाउल मूवमेंट मतलब कि इंटेस्टाइन्स की जो मूवमेंट है वो इंक्रीज होती है, तो उसको डिक्रीज करना ज़रूरी है। तो उसके लिए ये लोप्रामाइड जो है वो दी जाती है कि जिससे जो मोटिलिटी है वो कम होती है, कि जिसके कारण वाटर स्टूल जो है वो स्लो हो जाता है, लूज मोशन स्लो हो जाते हैं और आपको जो है वो काफ़ी रिलीफ मिलता है लोप्रामाइड खाने के बाद। इसके डोज की हम बात करें तो 4 mg जो है वो शुरुआत में पेशेंट ले सकता है और उसके बाद 2 mg और मैक्सिमम 10 mg जितना आप दिन में ले सकते। तो सिंपली मैं आपको बता दूं कि ये जो 2 मिलीग्राम की जो टैबलेट है वो दिन में 3 बार जो है वो पेशेंट ले सकता है, 1-1-1 के तौर पे, कि एक आप सुबह खाते हैं, एक दोपहर और एक रात को। तो इस तरह से 2 mg का डोज दिन में 3 बार पेशेंट ले सकता है। और क्रोनिक डायरिया है तो 2 mg दिन में आप 2 बार लीजिए। लोप्रामाइड कुछ साइड इफ़ेक्ट्स कर सकता है जैसे कि डिजीनेस है, ड्राउसीनेस, टायर्डनेस मतलब कि थकान हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन जैसा। तो वीडियो के बीच में बता दूं कि हमने जो सेकंड चैनल चालू किया उसको ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो हमारी सेकंड चैनल का नाम है हॉलीवुड टू हिंदी एक्सलेंस, को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। तो सेकंड जो ऑप्शन है आपके पास वो है ओफ्लॉक्सासिन एंड ऑर्निडाजोल। तो लोप्रामाइड तो आप लेते ही है, बट साथ में ये मेडिकेशन भी आप खास लेके अगर आपको डायरिया हुआ है, कि जिसका नाम है ओफ्लॉक्सासिन ऑर्निडाजोल, कि जो एक एंटीबायोटिक दवाई है कि जिसके अंदर 2 दवाइयों का कॉम्बिनेशन है। एक एंटीबायोटिक है वो है ओफ्लॉक्सासिन है और दूसरा ऑर्निडाजोल है, कि ओफ्लॉक्स रहता है 200 mg जितना, ऑर्निडाजोल रहता है 500 mg और उसका डोज रहता है 1 या 2 टैबलेट पर डे। मतलब कि एक टैबलेट के बाद अगर समझो कि आप दूसरी टैबलेट लेते हैं तो दोनों के बीच में एटलीस्ट 12 आवर्स का डिफरेंस होना चाहिए। और मैक्सिमम जो है वो 3 दिन का कोर्स रहता है कि 6 टैबलेट्स दी जाती है, एक टैबलेट आप दिन में 2 बार खाते हैं। तो ये हो गया डे 1 के लिए कोर्स, ये वाला जो है वो डे 2 और तीसरा जो है वो डे 3 के लिए। तो मैक्सिमम 3 दिन लेने से डायरिया जो है वो आपके ठीक हो जाते हैं। कि अगर रीज़न है कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग के कारण, कॉन्टामिनेटेड वाटर के कारण आपको दस्त हुए हैं, तो ये मेडिकेशन कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी कर सकती है जैसे कि डिजीनेस कर सकती है, सिर दर्द जैसा, स्टमक अपसेट जैसे कंडीशन, नोज़िया वॉमिटिंग है, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब कि भूख कम हो जाना, और कुछ केसेस में उसके ओवरडोज से डायरिया और ज़्यादा बिगड़ सकते हैं, या फिर
आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है ये मेडिकेशन के कारण, और मेटालिक टेस्ट जैसे साइड इफ़ेक्ट्स डेवलप करती है ये कॉम्बिनेशन। तीसरा ऑप्शन है आपके पास कि अगर मेट्रोनिडाजोल और सिप्रोफ्लॉक्सासिन का है, अगर ओफ्लॉक्सिन और ऑर्निडाजोल आपके लिए काम नहीं कर रही है तो दूसरा ऑप्शन बनता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन मेट्रोनिडाजोल का। तो उसमें क्या करते हैं कि कई बार मेट्रोनिडाजोल की जो है वो पेशेंट को ड्रिप भी लगाई जाती है कि टैबलेट्स खाने से डायरिया ठीक नहीं हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा नोज़िया वोमिटिंग हो रही है, तो उस वक्त जो मेट्रोजिल करके जो उसका ब्रांड है उसका जो ड्रिप लगाया जाता है, और या फिर फ्लैजिल करके जो उसका कॉम्बिनेशन है। तो जो पैरासाइटिक इन्फेक्शंस जो हम कहते हैं कि एमेबिक डिसेंट्री और डायरिया की एंटामोबा हिस्टोलिटिका के कारण या फिर इसके सिमिलर दूसरे जो पैरासाइट से परजीवी के कारण डायरिया हो रहा है, तो उस वक्त ये काफ़ी बेस्ट ऑप्शन रहता है आपके लिए। और डोज जो है वो रहता है 200 mg दिन में 3 बार या फिर 400 से लेकर 500 mg दिन में 3 बार मैक्सिमम डोज के तौर पे, बट यूजुअली मिनिमम डोज से ही ट्रीटमेंट शुरू की जाती है। उसी तरह से सिप्रोफ्लॉक्सासिन का भी कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है। तो मेट्रोनिडाजोल और सिप्रोफ्लॉक्सासिन दोनों कॉम्बिनेशन में जो है वो दी जाती है, और सिप्रोफ्लॉक्सासिन का भी डोज रहता है 500 mg दिन में 2 बार, या फिर खासकर आप लोअर डोज से ट्रीटमेंट जो उसके स्टार्ट करते हैं 500 mg जितना पेशेंट जो है वो रिसीव करता है। और ख़ासकर इसका भी कोर्स जो है वो 1 या फिर 3 दिन तक रहता है, और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ने पर ही मेडिसिन ली जाती है, वरना आप जो है वो स्किप कर सकते हैं। तो ये मेडिकेशन के भी सिमिलर साइड इफ़ेक्ट है ओफ्लॉक्सासिन और ऑर्निडाजोल की तरह ही। ये क्योंकि दोनों में जो ओफ्लॉक्सासिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन दोनों सेम है, और मेट्रोनिडाजोल की तरह ही ऑर्निडाजोल की इफ़ेक्ट रहती है, तो दोनों के साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो सिमिलर रहते हैं कि जो अभी हमने डिस्कस किए। चौथा ऑप्शन है एंटेरोक्विनोल, कि अगर आगे के 2 मेडिकेशन के कॉम्बिनेशन से भी आपके डायरिया कंट्रोल में नहीं आ रहे, तो एक और ये मेडिकेशन ऐड की जाती है कि जिसको एंटी एमोबिक ड्रग कहा जाता है, और ये बहुत सारे अलग अलग जो एमेबिक इन्फेक्शंस होते हैं उसको ट्रीट करता है। और उसके अंदर जो मेडिकेशन है वो है क्विनियोडोक्लोर करके है, 250 mg जितना रहता है, और जिसका डोज रहता है 250 से लेकर 500 mg दिन में 3 बार, या फिर मैक्सिमम 1.5 ग्राम पर डे। बट ये बच्चों में यूज़ नहीं करते, ये खास ध्यान रखें कि एंटेरोक्विनोल को बच्चों में यूज़ ना करें। तो एंटेरोक्विनोल के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स है, जैसे कि लीवर फंक्शन टेस्ट एबनॉर्मल आ सकता है, और सिर दर्द या फिर एब्डोमिनल पेन कर सकती है, स्टूल का कलर ग्रीन हो सकता है, आपको नोज़िया वॉमिटिंग जैसा फील होता है, फीवर भी होता है, उसके कारण ठंड लगती है। मतलब कि ये मेडिकेशन अगर आप लेते हैं तो थोड़ी देर बाद ही आपको ठंड लगेगी और बुखार आएगा, हेयर लॉस जैसे कॉम्प्लिकेशन और वर्टिगो मतलब कि चक्कर भी आ सकते हैं। तो अगर ज़रूरत है तो ही ये मेडिकेशन ली जाती है डायरिया के अंदर। एक अच्छा और बेस्ट ऑप्शन है कि जैसे डायरिया कंट्रोल में आते हैं अगर दूसरी मेडिकेशंस वर्क ना करें, बट शुरुआत में समझे कि लोप्रामाइड, ओफ्लॉक्सासिन और ऑर्निडाजोल से ही समझे कि आपके डायरिया कंट्रोल में आ जाते हैं, तो ये चौथे नंबर वाली मेडिकेशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि जिसका नाम है एंटेरोक्विनोल। 5वां एक है वो है सल्फासेलेजिन। तो अब जानिए सल्फासेलेजिन का रोल क्या है डायरिया के अंदर को। कई बार क्या होता है कि डायरिया के कारण आपके जो बाउल होते हैं मतलब कि आपके जो इंटेस्टाइन होते हैं वहाँ पे इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन आ जाती है। तो वो सूजन को कम करने के लिए सल्फासेलेजिन जो है वो यूज़ की जाती है कि जिससे स्टूल की जो फ्रीक्वेंसी जो बढ़ गई है वो कम होती है। फिर कई बार ब्लड भी आता है कि जिसको रेक्टल ब्लीडिंग हम कहते हैं। एब्डोमिनल पेन होता है कि जो कुछ सिम्टम्स होते हैं क्रोन्स डिसीज़ के दौरान। तो ये मेडिकेशन भी कई बार प्रिस्क्राइब की जाती है कि अगर आपके डायरिया लंबे समय तक रहते हैं और सूजन आ गई है इंटेस्टाइन में, ब्लड भी आ रहा है, तो उस वक्त ये एक ऑप्शन भी ऐड किया जाता है। और इसके डोज की हम बात करें तो 1.5 से लेकर 2 ग्राम जितना डोज जो है वो पर डे में पेशेंट रिसीव कर सकता है, और वो भी डिवाइडेड डोज में। मतलब कि आप मान लो कि ये 500 mg का टैबलेट यूज़ कर रहे हैं, तो वो टैबलेट आप दिन में 3 बार या फिर दिन में पेशेंट उसको 2 बार जो है वो ले सकते हैं कि जिससे उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके। ये मेडिकेशन को साइड इफ़ेक्ट्स करती है जैसे कि स्टमक अपसेट,
मतलब कि पेट में आपको अनकम्फर्टेबल जैसा फील होगा, नोज़िया वॉमिटिंग हो सकती है, भूख कम होना, सिर दर्द और डिजीनेस मतलब कि नींद आना, थकान जैसा। और ये एक साइड इफ़ेक्ट खास नोटिस की जाती है कई बार कि स्किन या फिर यूरिन का कलर ऑरेंज येलो होना। तो अगर इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा सीवियर होती है तो सल्फाज़ोलाज़िन को लेना जो है वो बंद कर देना चाहिए। और आगे के जो हमने जो ऑप्शंस कहे कि एक आप लोप्रामाइड जो है वो ले सकते हैं, या फिर ओफ्लॉक्स एंड ऑर्निडाजोल प्लस साथ में ORS। तो इतना भी पेशेंट कंटिन्यू रखता है तो भी उसका डायरिया जो है वो ट्रीट हो जाता है। साथ ही साथ जो हाइड्रेशन के लिए, क्योंकि हमने जाना कि वाटरी डायरिया हो जाते हैं, पानी काफ़ी लॉस होता है, जो लूज मोशन हम कहते हैं स्पेशली कि काफ़ी ज़्यादा वाटर भी लॉस होता है, तो उसके कारण डायरिया के कारण डिहाइड्रेशन कई बार होता है। तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स की ज़रूरत है कि जो आपको जो लॉस ही हुए मिनरल से और वाटर जो है वो आपको फिर से देता है। तो ORS जो है वो खास लेना चाहिए कि अगर आपको डायरिया होता है तो वो मेडिकेशंस तो आप ले ही रही हैं, बट साथ ही ORS। और डाइट की हम बात करें तो डाइट में आप जो है वो बनाना खाएं, और कुछ भी खाना है वो अवॉइड करें, बनाना खाएं। एप्पल साइडर विनेगर जो है वो ले सकते हैं, टोस्ट ले सकते हैं, और राइस। सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन कहें तो बनानाज और राइस, और साथ ही साथ एप्पल सॉस या फिर एप्पल साइडर विनेगर, या फिर एक और उसमें ऐड कर सकते हैं वो है कर्ड यानी कि दही आप खा सकते हैं अगर आपको